डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का जो आपका गदखंड भाग है, उसी का हम लोग 7वां चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर में हम लोग ओ सदानीरा के लेखक का यानी कि जगदीश चंद्र माथुर के बारे में पूरे बायोग्राफी को देखेंगे, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कहाँ जन्म हुए थे, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसका सारांश को देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है सारांश जो है लगभग हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ओ सदानीरा का हम लोग पूरे सारांश को देखेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम ओ सदानीरा क्या है, ये ओ सदानीरा का मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो ये जो है आपका गदखंड जो बुक है आपका, यानी कि बुक तो आपका दिगंत है, उसी का जो दो भाग है, एक गदखंड एक काव्यखंड। तो गदखंड का ये आपका 7वां चैप्टर है, नाम है आपका ओ सदानीरा। सदा का मतलब होता है हमेशा, नीरा का मतलब होता है पानी, ठीक है, हमेशा पानी। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग, इस अध्याय में हम लोग पानी के बारे में पढ़ते हैं, एक गंडक नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि वो सदानीरा जो है वो क्या है, एक कहानी है या फिर एक एकांकी है या फिर एक निबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर लगाना है निबंध। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है कि वो सदानीरा जो है वो क्या है, तो वो सदानीरा जो है वो एक निबंध है। वो सदानीरा क्या है, एक निबंध है। अब आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, वो सदानीरा के लेखक का नाम क्या है, उनके रचिताकार का नाम क्या है, उनके रचनाकार का नाम क्या है। तो वो सदानीरा का लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो वो सदानीरा के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, और ये जो वो सदानीरा है वो क्या है, एक निबंध है। अब हम लोग शुरू करते हैं लेखक के परिचय के बारे में, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है वो हुआ था 16 जुलाई 1917 को, यानी कि लेखक का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए। और उनका निधन कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन है 14 मई 1978 को। तो ये दोनों डेट को आपको याद रखना है। सबसे पहला लेखक का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1914 को, वहीं पे लेखक का जो निधन है वो हुआ था 14 मई 1978 को, ठीक है। जन्म स्थान यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां पर हुए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां पर हुआ था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। अब तीसरा चीज है आपका, अगला चीज जो कि है कर्म क्षेत्र, यानी कि ये जो है कौन कौन से काम को जानते थे या फिर ये क्या थे, तो ये प्रोफेशन से नाटककार भी थे और एक लेखक भी थे, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वो एक नाटककार भी थे और एक लेखक भी थे, ठीक है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ क्लास कर पाए। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जगदीश चंद्र माथुर के शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। उन्होंने जो है क्या क्या शिक्षा प्राप्त किए थे, तो देखिए, उन्होंने जो है MA अंग्रेजी में किया था, कहां से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है MA जो है वो अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। कहां से किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 1941 में जो है उन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो है वो अमेरिका गए, और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, MA उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1941 में उन्होंने जो है ICSE की परीक्षा पास की। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो है वो अमेरिका चले गए थे, और वहां से आने के बाद फिर बिहार में वो जो है शिक्षा सचिव हुए। अब उनके कार्य के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर के काम के बारे में देखते हैं। देखिए, सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी कि ये जो है 1944 में बिहार के जो सांस्कृतिक उत्सव था वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है इन्होंने किया था। किसने, जगदीश चंद्र माथुर ने। ध्यान रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने जो है 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का जो है बीजारोपण किया था। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, और ये जो है यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो है ऑल इंडिया रेडियो में क्या रहे थे, महानिदेशक रहे थे, ठीक है। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया, और फिर इन्होंने जो है सूचना और प्रसारण, ये दोनों मंत्रालय में जो है इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य भी किया था। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े रहे, ठीक है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जब विजिटिंग फेलो थे, ये रहने के अलावा जो है अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जो है ये जुड़े थे, ठीक है। अब देखते हैं इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, क्या क्या सम्मान मिला, इनको देखते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपका ओ सदानीरा के लेखक है, ठीक है। देखिए, ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, क्या क्या सम्मान मिला, देखते हैं। सबसे पहला है विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, यानी कि उनको जो है सबसे पहले किससे विभूषित किया गया था, विद्या वारिधि की उपाधि से जो है उन्हें विभूषित किया गया था।
दूसरा है आपका कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, तो एक कालिदास अवार्ड और एक बिहार राजभाषा पुरस्कार, इन दोनों से भी जो है इनको सम्मान किया गया था। तो ये हो गया उनका मतलब कि गिफ्ट। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार का अवार्ड बोल सकते हैं, सम्मान बोल सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं कृतियां, यानी कि उन्होंने जो है कौन कौन सा कृति कब की, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कृति जगदीश चंद्र माथुर की है, या फिर पूछ देगा कि निम्न में से कौन कृति जो कि जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है। तो आपको दोनों आएगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं। डेट वगैरह को अक्सर याद रखना है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो सदानेरा जो है एक निबंध है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उनकी कृतियां के बारे में। सबसे पहले 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन। ठीक है, तो उन्होंने जो है सबसे पहले कौन सा काम किए थे, 1936 में उन्होंने जो है प्रथम एकांकी जो कि मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन किया था। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1936 में उन्होंने प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशित किया। फिर 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा, 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा जो है उन्होंने 1946 में प्रकाशित किया। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, फिर मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, फिर कोणार्क 1951, बंदी 1954, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, कुंवर सिंह की टेक 1954 और गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र और संस्मरण है। यानी कि यह सिंपली आपको कृतियां के बारे में आपको ये याद रखना है कि 1936 में उन्होंने जो है मेरी बांसुरी का यानी कि एक प्रकार का प्रकाशन किया था। फिर उन्होंने जो है 1946 ईस्वी में भोर का तारा का प्रकाशन किया। फिर उन्होंने जो है ओ मेरे सपने जो कि 1950 में उन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, फिर कोणार्क 1951 में किया उन्होंने, फिर बंदी जो है उन्होंने 1954 में किया, फिर शारदिया उन्होंने 1959 में प्रकाशन किया, फिर पहला राजा 1969 को उन्होंने जो है प्रकाशित किया। ठीक है, ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट को, जो कि है जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार और संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। ध्यान रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जो है क्या क्या थे। एक आपके जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे, नाटककार भी थे और संस्कृति कर्मी एवं प्रकाशक थे। तो मैंने आपको 2 चीज पहले बताया, एक लेखक, एक नाटककार, लेकिन ये एक संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक भी थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है वो कुछ ललित व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध भी लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु प्रधान है। ठीक है, ये निबंध जो है आपका व्यक्ति हो गया, भाव हो गया और वस्तु प्रधान है। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है, इनमें से जो है एक निबंध उनकी पुस्तक जिसका नाम है बोलते क्षण, वहां से लिया गया है, जिसमें उनकी 3 कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदानेरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है, और ये जो निबंध है वो सदानेरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। चीजें आपको समझ में आ गई, तो आपको 2 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रखना है। लेखक का परिचय के बारे में तो आपको हर हाल में याद रखना है, उसके बाद उनका शिक्षा के बारे में, कार्य के बारे में और एक कीर्ति के बारे में। कीर्ति के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी सम्मान के बारे में पूछ दिया जाता है कि इनको कौन कौन सा सम्मान मिला। ठीक है, तो ये सभी चीज को जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो कि है सारांश, क्योंकि वो सदानेरा जो निबंध है जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, तो वो सदानेरा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे सारांश के बारे में। चलिए सारांश में यानी कि पाठ का सारांश में सबसे पहला है आपका ओ सदानेरा चंपारण के उस विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है कि गौरवशाली गाथा की इतिहास अपने अंदर में समेटे हुए हैं। बहुत लोग देखिए इधर उधर का चैटिंग कर रहे हैं, प्लीज आप लोग चैटिंग मत कीजिए, सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सारांश जो है आपको 5 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड पर। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम, क्योंकि ये हिंदी तो बिहार बोर्ड का ही है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो सिर्फ बिहार बोर्ड का है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी बोर्ड का है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो आपका सारांश पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना दे देगा कि वो सदानेरा के जो है सारांश को लिखें, तो आपको सिंपली सारांश यानी कि सारांश का मतलब क्या हो गया कि वो सदानेरा जो चैप्टर है उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, अपने शब्दों में आंसर दीजिए। तो सारांश के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% जो है ये कहानी याद हो जाएगी और फिर आप आसानी से जो है अपने एग्जाम में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तभी जो है आपको याद होगा। ठीक है, और सारांश लिखते समय आपको ये 2-3 टॉपिक पे याद रखना है। जैसे लेखक का नाम आपको वो लिखना स्टार्ट ऐसे करना है
कि ओ सदानेरा जो है वो एक निबंध है जिसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था, यानी कि लेखक का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1917 को, लेखक का निधन 14 मई 1978 को हुआ था। ठीक है, ये इतना चीज लिखने के बाद फिर आपको आगे का लाइन लिख देना है। सारांश लिखने का यही बेस्ट तरीका होता है, तभी जो है आपको नंबर मिलेगा। इसीलिए मैं आपको परिचय के साथ साथ सारांश को बताता हूं ताकि आप अपने शब्दों में मिला जुला करके लिखें। अब ऐसा नहीं कि 100% हूबहू ऐसा ही लिख रहा है, नहीं, आपको अगर कुछ भी आता है ओ सदानेरा का तो आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ओ सदानेरा का सारांश। उसमें है आपका ओ सदानेरा जो है चंपारण के उस विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जब भारत आए थे, क्योंकि वो अफ्रीका में थे, तो जब यहाँ पर भारत आए थे, लगभग कब आए थे भारत, वो 1915 या 16 को 1915 को आए थे। ठीक है, तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, जो कि 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम बात किसका कर रहे हैं? चंपारण का बात कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह में जो है जो किसान, अंग्रेजों के द्वारा किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, तो किसान जो है पहला आंदोलन किए, उसी को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत आए और जस्ट 2 साल के बाद उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन भी बोलते हैं, वो किए थे। तो चंपारण जगह का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ओ सदानेरा चंपारण के उस विस्तृत भूभाग जो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है। जो कहां पर स्थित है? बिहार के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है, कि गौरवशाली गाथा के इतिहास अपने अंदर में समेटे हुए हैं। मानव मन की क्रूरता ने इसकी सुषमा का भरपूर शोषण किया है। मानव मन की क्रूरता का मतलब हो गया कि मानव जो है उस चंपारण जगह का जो है भरपूर प्रयोग किया है, उसका फायदा उठाया है। लेखक इस क्षेत्र की वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से परेशान है। लेखक जो है, क्योंकि चंपारण जिस क्षेत्र की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई जो है बहुत ज्यादा है, तो लेखक इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। वन नंगे हो गए हैं। वन जो है वो क्या हो गए? नंगे हो गए हैं। विकास की दौड़ एवं भूमि के अपहरण, यानी कि भवन निर्माण तथा ट्रैक्टर की जुताई द्वारा सरस लीला, यहाँ पर रस लीला होगा। ठीक है, रस लीला नदियों को श्रीहीन कर दिया है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। वन यानी कि जंगल के ऊपर जो पेड़ वगैरह होता है, तो पेड़ कहीं ना कहीं जंगल को ढक के रखता है, तो जब पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो वन जो है वो क्या हो गए? जंगल जो है वो नंगा हो गए हैं। और बिहार की दौड़, विकास की दौड़ एवं भूमि का अपहरण, यानी कि विकास जितना तेजी से हो रहा था और भवन का निर्माण हो रहा था और ट्रैक्टर के द्वारा जो जुताई हो रहा था, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं जो नदियों का है बहुत ज्यादा उसका एक प्रकार का सृणहार हो रहा था। क्या हो रहा था? श्रीहीन नकर हो रहा था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थल रही। यानी कि कहने का मतलब है कि यही वही चंपारण है जहां पर कभी गौतम बुद्ध यहाँ पर रहते थे, कभी भगवान महावीर भी यहाँ पर रहते थे, क्योंकि उनका जन्म ही यहीं पे हुआ था। वैसे गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर महावीर की बात कर रहे हैं और ये लोग शिक्षा जो है वो बिहार से ही प्राप्त किए थे। तो चंपारण की पावन भूमि कभी गौतम बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है। यानी कि गौतम बुद्ध यहाँ पर काम किए हैं और भगवान महावीर जो है यहाँ पर जन्म हुए हैं। कालांतर में बाहर से अनेक आक्रमणकारी तथा अन्य प्रदेशों से अनेक जाति आए। यानी कि इस जगह में चंपारण में जो है अनेक आक्रमणकारी भी आए और अनेक प्रदेशों से लोग भी यहाँ पर आए, अलग अलग जातियां भी यहाँ पर आई और यहाँ पर वो क्या कर गए? बस गए। विभिन्न संस्कृतियों का यह संगम स्थल भी है। और विभिन्न संस्कृतियों का जो है, यानी कि अलग अलग लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है। मतलब यहाँ पर हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, तो सभी लोग मिलाकर के मिलजुल करके रहने लगे और सबका एक अलग अलग संगम बनता गया, सबका एक अलग अलग अपना रहने का तरीका बनता गया। उसके बाद नील गोरों द्वारा शोषण का यह गवाह भी है और गोरों के द्वारा शोषण का यह गवाह भी है। महात्मा गांधी के पावन चरण यहाँ पड़े थे। महात्मा गांधी का जो पावन चरण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया चंपारण जो जगह है, तो वहां पर महात्मा गांधी सबसे पहले अपना सत्याग्रह किए थे। तो महात्मा गांधी का जो चरण है वो यहाँ पर पड़े थे, यानी कि उनके कदम यहाँ पर पड़े थे। उनके द्वारा यहाँ के जन्म समुदाय को उत्पीड़न से मुक्ति मिली थी और उनकी ही वजह से यहाँ पर जो जन समुदाय थे, जो छोटे छोटे लोग थे, उनको क्या मिली थी? उत्पीड़न से, उसका जो शोषण हो रहा था उनसे उनको मुक्ति मिली थी, यानी कि छूट मिली थी। अनेक बौद्धों एवं जैन तीर्थ स्थलों, स्तूपों एवं स्मारकों, स्तंभों से चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ था। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया भी है कि बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ पर देखिए
अनेक बौद्ध एवं जैन तीर्थस्थल, स्तूपों, स्तूप जो मैंने आपको बताया था ना स्तूप के बारे में कि एक प्रकार का ये भी समझिए कि मूर्ति टाइप का होता है, ठीक है। तो अनेक बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थल, स्तूपों एवं स्मारकों, स्तंभों से चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ था। यानी कि इन सभी चीजों से, स्तूप से हो गया, स्मारक से हो गया, स्तंभ से हो गया, इन सभी चीजों से जो है चंपारण का चप्पा चप्पा भरा हुआ था, यानी कि लगभग पूरा चंपारण भरा हुआ था। सम्राट अशोक का लौड़िया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ अपने शिलालेख द्वारा उस समय की शासन व्यवस्था का दस्तावेज है। हिमालय की बिखरी हुई हिमालय की तराई से चलकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी थी। भैंसालोटन के निकट वाल्मीनगर में रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। भारतीय इंजीनियर गंडक घाटी योजना के अंतर्गत 120 मील लंबी पश्चिम नहर तथा 55 मील लंबी पूर्वी नहर के निर्माण कार्य में संलग्न है। यानी कि कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जो जगह है भारतीय इंजीनियर गंडक घाटी जो है वो योजना के अंतर्गत है, यानी कि उसका काम चल रहा है। और ये 120 मील लंबी पश्चिम नहर से है, कितने 120 मील लंबी, समझ रहे हैं, और 55 मील लंबी पूर्वी नहर के निर्माण कार्य में संलग्न है। वहीं भैंसालोटन लगभग 3000 फुट लंबा एवं बैराज बना रहा है, जिसके ऊपर रेल एवं सड़क संभावित है। कुल 41.49 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई इन नहरों द्वारा होगी। लेखक गंडक घाटी योजना द्वारा निर्मित नहर तथा बैराज के गर्भ में विकास की अलौकिकरण का दर्शन कर रहा है। नगरों में उसे नारायण की भुजाओं के दर्शन हो रहे हैं और उस गज और गढ़ा के युद्ध का यहीं पर अंत होता दिख रहा है। हम आपको लास्ट में कहानी को समझाएंगे, बट एक बार पढ़ते जाना, ठीक है। इसी स्थान से गज और प्रवाह की लड़ाई शुरू हुई थी। नहरों तथा बैराज के अभूतपूर्व निर्माण, जिसे लेखक भगवान का नृत्य विराट रूप कहता है, इंजीनियरों, विश्वकर्मियों तथा मजदूरों का नमन करता है। नए तीर्थ स्थलों, मूर्तियों एवं भग्न मंदिरों में परमान का संचार करेंगे, अर्थात इन नहरों तथा बैराज का जल लाखों एकड़ जमीन का सींच कर उसे उर्वर एवं शैस्य श्यामला बना देगा। अंत में लेखक परम पावनी गंडक को ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ मत गंडक का नाम दिया, दर्जा दिया आदि अनेक नामों से संबोधित करते हुए कहता है कि दिनहीन जनता इन नामों से तो गुणगान करती रही, किंतु तेरी निरंतर चंचल धारा ने सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया, अर्थात तेरी बात उन्हें सशस्त्र करती रही, उनके भवनों एवं संपत्ति को नष्ट करती रही, किंतु आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, वह शीघ्र नष्ट नहीं हो पाएगी। अर्थात गंडक के ऊपर जो बरौज और नहर बनी है उसे नींव की दीवार बहुत गहरी तथा मजबूत, गंडक नदी का तीर व प्रवाह भी उसे तोड़ नहीं सकता। अब हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, तभी जो है आपको समझ में आएगा, और एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा इसको अपने से, तो 100% आपको जो है याद भी हो जाएगा। देखिए, लेखक के सारांश में ओ सदानीरा का सबसे पहले मतलब क्या होता है। ओ सदानीरा, सदा का मतलब हमेशा, निरा का मतलब पानी, यानी कि बेसिकली यहाँ पर पानी के बारे में बात होती है। पानी में भी एक नदी जिसका नाम है गंडक नदी, उसके बारे में बात होती है। तो सारांश आपको लिखने का सबसे पहला तरीका यही है कि ये जो ओ सदानीरा है वो क्या है, एक निबंध है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक लाइन लिखने के बाद अब यहाँ से आपको शुरू करना है कि वो सदानीरा जो है वो चंपारण के एक जगह की कहानी है, जो कि बिहार के एक जगह है या फिर एक जिला है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो चंपारण जगह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जो है सबसे पहले अपना सत्याग्रह यहीं से चलाए थे, और सबसे पहला किसान आंदोलन भी यहीं पे हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर आगे का लाइन में आप लिखना है कि गौतम बुद्ध जो है यहीं से, यानी कि गौतम बुद्ध जो है यहीं से क्या किए थे, अपना कर्म किए थे, अपना काम यहीं से किए थे, और महावीर जो है यहीं पे जन्म हुए थे। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध यहाँ पर आकर के यानी कि चंपारण में आकर के काम किए थे, या जो भी कर्म था उनका, ठीक है। उसके बाद वहीं पे अगर महावीर की बात करें, ठीक है, तो वो जो है यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर जन्म हुई थी उनका, ठीक है। फिर आगे आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो जगह है, चंपारण जो जगह था वो चप्पा चप्पा भरा हुआ था, किससे, तीर्थ स्थल से। तीर्थ स्थल मतलब जैसे मंदिर, मस्जिद, इन चीज़ों से, स्तूप से, स्मारक यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग से, बड़े बड़े खंबा से, इन सभी चीज़ों से जो है चप्पा चप्पा यहाँ पर क्या था, भरा हुआ था पूरा चंपारण, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि उस समय की शासन व्यवस्था का जो है दस्तावेज है, हिमालय की तराई से चलकर के सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर अनेक तीर्थों के अवशेष एवं समाधियां बिखरी पड़ी है। यानी कि जो गंडक नदी थी उसी के किनारे में
बहुत ज़्यादा अवशेष और समाधि मतलब मृत जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि लगभग 3000 फुट इन नहरों द्वारा होगी, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है कि लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बन रहा है, जिसके ऊपर रेल एवं सड़क संभावित है। कुल 41.49 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई इन नहरों द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा कितना, 41.49 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई जो है इन नहरों के द्वारा होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आगे लिख देना है कि ये जो है मूर्तियां भग्न मंदिरों में प्रमाण का संचार पता चला। सबके बारे में लिखने के बाद फिर आपको लिखना है अंत में, लेखक परम पावनी गंडक को ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ मध्य गंडक आदि अनेक नामों से संबोधित करते हुए कहता है कि दिनहीन जनता इन नामों से तो गुणगान करती रहती है, किंतु तेरे निरंतर चंचल धारा ने सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया। अर्थात तेरी बात करती रही किंतु तेरी निरंतर चंचल धारा के सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया। ठीक है, तो आपको सारांश जो है कुछ इस प्रकार का लिखना है। 100% आपको 5 नंबर में 5 नंबर दिया जाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% आपको 5 नंबर में 5 नंबर दिया जाएगा ही। थैंक यू सो मच। प्लीज जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है कर दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आप सबको कई बार बता चुके हैं, अगर किसी को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 76675। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 532320, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको कांटेक्ट व्हाट्सएप मैसेज पे करना है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न दिया जाएगा, सभी का चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि जैसे हिंदी में 26 चैप्टर है तो 26 में से 26 चैप्टर का, वैसे हिस्ट्री में 15 है तो 15 में से 15 का। ठीक है, सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो प्लीज जिसको भी अगर लेना है जल्द से जल्द आप लोग ले लें, ऑफर बहुत कम समय के लिए है। 7667532320। ठीक है, 2320। टोटल जो चार्ज है सभी सब्जेक्ट का मिला करके 249 रुपये है, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का सभी सब्जेक्ट का मिला करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी